शंकर आईएएस से हमारा इकोलॉजी और इन्वायरमेंट का लेक्चर चल रहा है। उसमें जो हमारा आज का चैप्टर होगा वो इंटरनेशनल कन्वेंशन एनजीओ एंड लॉज होगा। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इट इज़ द वेरी वेरी इम्पोर्टेंट टॉपिक, क्योंकि यहाँ से हर साल यूपीएससी में स्टेट पीसीएस हो या कोई भी एग्ज़ाम हो वहाँ पे पूछता है, पीटी में पूछता है और मेंस में भी पूछता है। तो यहाँ से एक क्वेश्चन पीटी में और एक क्वेश्चन मेंस में जो है वो फिक्स होता है। इसलिए इसको काफ़ी ब्रॉड टॉपिक है और बहुत बड़ा लेक्चर होगा इसमें। तो हम इसको 3 पार्ट में डिवाइड करके इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। तो पहला जो हम इसमें स्टार्ट करते हैं इंटरनेशनल कन्वेंशन और लॉज में, उसमें हम कुछ कंजर्वेशन जो लॉज हैं उनके बारे में देखेंगे। ठीक है, तो कंजर्वेशन जो लॉज हैं तो वो अकॉर्डिंग टू, जैसे कि अभी नेचर को कंजर्व करना है, बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करना है तो अलग होगा। लैंड को कंजर्व करने के लिए अलग से लॉ बने हुए हैं, वाटर को कंजर्व करने के लिए अलग से लॉ बने हुए हैं। तो सारे उसके अकॉर्डिंग हम पढ़ेंगे और सीरियल वाइज में पढ़ेंगे कि कैसे कैसे ये लॉ जो है बन के आए हैं, कैसे कैसे ये लॉ जो है बने हैं। तो नेचर कंजर्वेशन पे अगर हम लॉ देखें कौन कौन से लॉ हैं, तो इसमें कुछ जो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, इसका नाम पता होना बहुत ज़रूरी है और इसके बारे में डिटेल में हम बाद में फिर पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये हैं यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन इन्वायरमेंटल एंड डेवलपमेंट UNCED, कन्वेंशन ऑन द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी CBD, रामसर कन्वेंशन ऑन वेटलैंड कंजर्वेशन, ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ फौना एंड फ्लोरा, द वाइल्ड लाइफ ट्रेड मॉनिटरिंग नेटवर्क ट्रैफिक। इसके बारे में ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। और ये जो साइट्स है इसके बारे में हम ऑलरेडी प्रीवियस जो चैप्टर था आयुष्यन वाला उसमें हम पढ़ चुके हैं। तो साइट्स और यहाँ पे जो रामसर कन्वेंशन है वेटलैंड का, इसको और ट्रैफिक, इसको हम ऑलरेडी कवर कर चुके हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कन्वेंशन ऑन द कंजर्वेशन ऑफ द माइग्रेटरी स्पीसीज एंड द ग्लोबल टाइगर फोरम, हजार्डस मटेरियल, स्टॉकहोम कन्वेंशन, बेसल कन्वेंशन एंड रॉटरडम कन्वेंशन। तो ये सारे कन्वेंशन जो हैं ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं कन्वेंशन। इसमें कुछ हम ऑलरेडी आयुष्यन वाले चैप्टर में किए हुए हैं और कुछ जो बाकी है उसको हम इस जो चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे। जो लैंड से रिलेटेड जो लॉ बने हुए हैं, कन्वेंशंस हुए हैं, उसको हम देखते हैं। उसमें एक ही है बस, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन UNCCD। UNCCD इस साल के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि UNCCD का जो मीटिंग हुआ है इस साल वो न्यू दिल्ली में इंडिया में हुआ है। तो इस साल पूछे जाने का काफ़ी चांस है UNCCD से। नेक्स्ट है जो मेराइन इन्वायरमेंट से, मेराइन इन्वायरमेंट इंटरनेशनल व्हेलिंग कमीशन। तो ये भी काफ़ी न्यूज़ में था क्योंकि जापान ने इसका जो रूल है उसको तोड़ा है। तो इंटरनेशनल व्हेलिंग कमीशन मेराइन इन्वायरमेंट से रिलेटेड है। ठीक है, एटमॉस्फेयर से रिलेटेड कौन कौन सा है, एक तो वियना कन्वेंशन एंड मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, इसको हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जो कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल रिलेटेड था ओजोन डिप्लेटिंग सब्सटेंसेस को कम करने से। ठीक है, फिर यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज UNFCCC। ठीक है, फिर आता है क्योटो प्रोटोकॉल। क्योटो प्रोटोकॉल को भी हम थोड़ा सा पढ़े हुए थे। ग्लोबल वार्मिंग जो गैसेस हैं तो उनको कम करने के लिए ये क्योटो प्रोटोकॉल आया हुआ था। तो जो अगला जो टॉपिक है हम डिटेल में स्टार्ट करते हैं एक एक टॉपिक का। फर्स्ट वो टॉपिक हम कवर करेंगे जहाँ से सारे लॉ निकल के आए। इनिशियली इन्वायरमेंट से रिलेटेड कोई भी लॉ नहीं था, लेकिन यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन इन्वायरमेंट 1972 में एक कॉन्फ्रेंस होता है स्टॉकहोम में, स्वीडन में। ठीक है, और माना जाता है कि जो भी इंटरनेशनल इन्वायरमेंटल लॉ हैं सारे जो है यहीं से ओरिजिन हुए हैं, यहीं से स्टार्ट हुए हैं कन्वेंशन या लॉज वगैरह बनना। ठीक है, कन्वेंशन होना। तो इस यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन डेवलपमेंट जो 1972 में हुआ था स्टॉकहोम, तो वहाँ पे जो डिक्लेरेशन हुआ उसको बोलते हैं स्टॉकहोम डिक्लेरेशन। स्टॉकहोम डिक्लेरेशन में क्या होता है इसको थोड़ा सा पढ़ते हैं। तो इट इज ऑल्सो नोन एज द डिक्लेरेशन ऑन द ह्यूमन इन्वायरमेंट, इसको ह्यूमन इन्वायरमेंट डिक्लेरेशन भी बोलते हैं। इट सेट आउट द प्रिंसिपल फॉर वेरियस इंटरनेशनल इन्वायरमेंटल इशू, नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट, पॉल्यूशन प्रिवेंशन एंड द रिलेशनशिप बिटवीन द एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट। ठीक है, तो ये बेसिकली हम कह सकते हैं कि स्टॉकहोम जो डिक्लेरेशन हुआ था वो स्टॉकहोम कन्वेंशन जब हुआ स्वीडन में 1972 में, वहाँ पे जो डिक्लेरेशन हुए उसमें नेचुरल रिसोर्सेज को कैसे मैनेज किया जाए, कैसे इन्वायरमेंटल इशू पैदा होते हैं, कैसे पॉल्यूटेंट को प्रिवेंट किया जाए, इस सारे पे डिस्कशन हुआ था।
फिर उसके बाद इसी कन्वेंशन से जो है निकल के आता है एक बोलते हैं यूनेप, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम, यूनेप और यूएन इन्वायरमेंट। ठीक है, तो यूएन इन्वायरमेंट या यूनेप दोनों एक ही है। तो अगर कहीं दिया रहे यूनेप और यूएन इन्वायरमेंट तो दोनों में जो है कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। तो यूनेप क्या है, क्या करता है, कोई भी कॉन्फ्रेंस हुआ हो, कोई भी पार्टी बनी, ऑर्गेनाइजेशन बनी हुई हो तो किस लिए है, क्या करता है, और जो है इसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। तो यूनेप जो है एक एजेंसी है यूनाइटेड नेशन का। तो पहला इट इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट कि पहला ही ये पॉइंट जो है कि ये एजेंसी किसकी है, यूनाइटेड नेशन की एजेंसी है। इट कोऑर्डिनेट्स द यूएन इन्वायरमेंटल एक्टिविटीज़, यूएन की जो भी इन्वायरमेंटल एक्टिविटीज़ होती है उसको कोऑर्डिनेट करता है। ठीक है, इट असिस्ट डेवलपिंग कंट्री इन इम्प्लीमेंटिंग द इन्वायरमेंटली साउंड पॉलिसीज एंड प्रैक्टिसेस। देखो जो डेवलप कंट्री हैं उनके पास टेक्नोलॉजी तो काफ़ी अच्छी होती है। डेवलप कंट्री की टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी होती है कि उनमें जैसे कि वो इजीली कंट्रोल कर सकते हैं जो भी पॉल्यूशन हो रहा है। लेकिन जो डेवलपिंग कंट्री होती हैं उनके पॉलिसीज़ में काफ़ी ऐसे पॉलिसी होती है, प्रैक्टिसेस होती हैं जिसके द्वारा इन्वायरमेंट को बहुत ज़्यादा लॉस होता है। तो इसलिए जो डेवलपिंग कंट्री है उनको असिस्ट करता है। ठीक है, तो ये कैसे बना था, तो यूनेप या यूएन इन्वायरमेंट कब बना था, हमने देखा कि जो लॉ स्टार्ट हुआ था 1972 में स्टॉकहोम में जो डिक्लेरेशन हुआ था उसी के माना जाता है कि वही ओरिजिन है सारे लॉज का। तो वहीं से निकल कर आता है यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम यूनेप और यूनेप या यूएन इन्वायरमेंट 1972 में। ठीक है, it has overall responsibility for environmental problems among the United Nations agency। जितनी भी यूनाइटेड नेशंस की एजेंसी हैं उनमें जो भी इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम होती है उनका कोऑर्डिनेशन करता है ये। ठीक है, तो ये बस इतना ही इसमें जानना काफ़ी ज़रूरी है। और सेकंड ये जो लाइन है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये एग्ज़ाम में पूछा भी जा चुका है। हम देखते हैं कि हर साल आईपीसीसी की रिपोर्ट आती है। इन्वायरमेंट में आईपीसीसी की रिपोर्ट जो है वो इक्वली इम्पोर्टेंट है जैसे कि इकोनॉमिक की रिपोर्ट आती है साल में एक बार। ठीक है, तो इस तरीके से इन्वायरमेंट में ये भी रिपोर्ट उतना ही इम्पोर्टेंट होता है। तो ये जो आईपीसीसी है वो किसके द्वारा इस्टेब्लिश किया गया था, तो ये वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है ना, एंड यूएन इन्वायरमेंट इस्टेब्लिश द इंटरगवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। आईपीसीसी 1988 में बना था। जो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है और यूनेप है दोनों ने मिलकर आईपीसीसी को बनाया था 1988 में। और आईपीसीसी जो है ये क्या करती है, जो डिफरेंट आईपीसीसी जो डिफरेंट जो है कि रिपोर्ट्स निकालती है उनको स्टडी करती है और बताती है कि कौन कंट्री कितना कैसे मैनेज कर रहा है और कितना पोल्यूट कर रहा है, कितनी ह्यूमन एक्टिविटीज़ से पोल्यूशन जो है वो क्रिएट हो रहा है। ठीक है, तो ये है जो है कि आईपीसीसी का काम, और इसको हम बाद में आईपीसीसी के काम को डिटेल में देखेंगे। तो यूएन इन्वायरमेंटल इज ऑल्सो वन ऑफ द सेवरल इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी फॉर ग्लोबल इन्वायरमेंटल फंड, ग्लोबल इन्वायरमेंटल फैसिलिटी। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है ग्लोबल इन्वायरमेंटल फैसिलिटी, और इसको ऑलरेडी एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है यूपीएससी के एग्ज़ाम में। ठीक है, तो ये जो एजेंसी है वो क्या करती है कि जो मल्टीलैटरल फंड होता है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल वगैरह के लिए उसको प्रोवाइड कराती है। ठीक है, तो जो यूएन इन्वायरमेंटल यूनेप है, और यूनेप का ऑलरेडी जो है कि यूनेप को कई सारे सक्सेस ऑलरेडी मिल चुके हैं। आपने सुना होगा कि मिनीमाटा कन्वेंशन हुआ था जो कि एक टॉक्सिक मरकरी की वजह से मिनीमाटा डिजीज होता था। तो इन मिनीमाटा डिजीज को जो है कि इसको रोकने के लिए यूनेप ने चलाया हुआ था, एक कन्वेंशन चलाया था 2012 तक ही इसको ख़त्म करने का, उसमें इसने सक्सेस पाया। उसके बाद मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो कि 1987 में जो लॉन्च हुआ था उसमें भी इसने सक्सेस पाया। तो अगर पूछे कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल और जो मिनीमाटा कन्वेंशन थे दोनों क्या इसके यूनेप के द्वारा जो है कि सक्सेस पाए हैं, यूनेप के द्वारा लॉन्च किए गए थे, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। दोनों ही यूनेप के द्वारा ही लॉन्च किए गए थे, चाहे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हो या मिनीमाटा कन्वेंशन हो। ठीक है, ये दोनों। तो यूनेप हैज स्पॉन्सर्ड द डेवलपमेंट ऑफ सोलर लोन प्रोग्राम। यूनेप जो है जो सोलर लोन प्रोग्राम है उसमें भी स्पॉन्सर करता है। नेक्स्ट जो टॉपिक है आईपीसीसी के बारे में हमने बोला था कि इसको डिटेल में बाद में पढ़ेंगे, तो इसको हम देखते हैं थोड़ा। इसका फुल नेम है इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। तो ये क्या है, कैसे बना है, ये क्या काम करता है, क्या रिसर्च करता है, इसके बारे में हम देखते हैं थोड़ा सा।
IPCC is a scientific intergovernmental body. It is a very important fact for the prelims point of view कि एक intergovernmental body है अंडर द जो यूनाइटेड नेशन, मतलब यूनाइटेड नेशन के अंदर ही। हमने देखा कि यूनेप और जो है कि दो एजेंसी मिलकर इसको बनाई हुई थी, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन और यूनेप के द्वारा ये बना हुआ है। ठीक है, तो क्योंकि हमें पता है कि यूनेप एक जो है कि यूनाइटेड नेशन की बॉडी है और उसके अंदर में बना है, तो ये भी एक यूनाइटेड नेशन की ही बॉडी हुई। इट वाज फर्स्ट इस्टेब्लिश्ड इन द 1988 बाय द यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, द वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन एंड द यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम। यूनेप और WMO के द्वारा ये मिलकर बनाया गया था। मेंबरशिप जो होते हैं IPCC की इज ओपन फॉर ऑल मेंबर ऑफ WMO, मतलब कि जो भी WMO और यूनेप के मेंबर हैं वो IPCC के मेंबर बन सकते हैं। ठीक है, द IPCC डज नॉट कैरी आउट इट्स ओन रिसर्च। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ऑलरेडी पूछा जा चुका है कि IPCC रिसर्च कैरी करता है या नहीं। थाउजेंड्स ऑफ द साइंटिस्ट एंड अदर एक्सपर्ट कंट्रीब्यूट ऑन ए वॉलेंट्री बेसिस, मतलब इसमें कोई अपना खुद का रिसर्च नहीं होता, लेकिन अगर कोई वॉलेंट्री बेसिस पे कंट्रीब्यूट करना चाहता है रिसर्च वगैरह तो कर सकता है। ठीक है, तो एम क्या होता है IPCC का, ये हम देखते हैं। द एम ऑफ द IPCC आर टू एक्सेस साइंटिफिक इंफॉर्मेशन रिलेवेंट टू ह्यूमन इंड्यूस्ड क्लाइमेट चेंज, मतलब ह्यूमन के द्वारा जो भी क्लाइमेट चेंज हुआ है उसको असिस्ट करना, उसको एक्सेस करना, जानना और उसके बारे में नॉलेज देना। सेकेंड होता है द इम्पैक्ट ऑफ ह्यूमन इंड्यूस्ड क्लाइमेट चेंज, और ह्यूमन के द्वारा जो क्लाइमेट चेंज इंड्यूस किया गया है उनके द्वारा क्या इम्पैक्ट पड़ता है ग्लोबल एटमॉस्फेयर में। नेक्स्ट है ऑप्शन फॉर एडाप्टेशन एंड द मिटिगेशन, और जो भी इम्पैक्ट पड़ा है तो उसको कैसे मिटिगेट किया जा सकता है। ये तीनों पे जो है ये साइंटिफिक इंफॉर्मेशन और रिलेवेंट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है IPCC। IPCC असेसमेंट रिपोर्ट हम देखें AR तो किस लिए होता है, क्या होता है। इट इन अकॉर्डेंस विद द मैंडेट द IPCC प्रिपेयर एट द रेगुलर इंटरवल comprehensive assessment report for the scientific, technical, socio-economic information relevant for the understanding of the human induced climate energy change potential, climate change and option for the mitigation and adaptation। मतलब चाहे वो साइंटिफिक हो, चाहे टेक्निकल हो, चाहे सोशियो इन्फॉर्मेशन हो, जो भी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होता है ये प्रोवाइड कराता है। और ये हर साल एक स्पेशल रिपोर्ट भी जारी करता है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है IPCC की रिपोर्ट। और IPCC की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया का क्या पोजीशन है, क्लाइमेट से रिलेटेड क्या पोजीशन है, ह्यूमन इंटरफेरेंस से रिलेटेड क्या पोजीशन है, ग्लोबल वार्मिंग से रिलेटेड क्या पोजीशन है, ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, फॉर प्रीलिम्स के लिए और मेंस के लिए भी। नेक्स्ट है जो टॉपिक कंजर्वेशन ऑफ द माइग्रेटरी स्पीसीज, हमने वो अभी क्लाइमेट से रिलेटेड देखा। अब माइग्रेटरी स्पीसीज से रिलेटेड कौन सी बॉडी बनी हुई हैं उन पे बात करते हैं, जो कन्वेंशन हुए हैं उन पे हम बात करते हैं। तो इसका जो कंजर्वेशन ऑफ द माइग्रेटरी स्पीसीज का हम फुल नेम देखें, जिसको CMS भी बोलते हैं, CMS, जो माइग्रेटरी स्पीसीज होते हैं उनके वेल्थ के लिए काम करती है। इसका फुल नेम है कन्वेंशन ऑन द कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीसीज ऑफ द वाइल्ड एनिमल्स। ठीक है, कन्वेंशन ऑन द माइग्रेटरी स्पीसीज और बोन कन्वेंशन, मतलब चाहे बोन कन्वेंशन दिया हो, चाहे कन्वेंशन ऑन द माइग्रेटरी स्पीसीज CMS दिया हो, या ग्लोबल वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्रेंस दिया हो, तीनों जो हैं एक ही हैं। ठीक है, तीनों एक ही हैं, इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। इट इज़ द इंटरनेशनल ट्रीटी कंडक्टेड अंडर द एज ऑफ यूनाइटेड, इसको भी यूनेप के अंदर ही किया जाता है, ये भी यूनेप के अंदर ही होता है। जैसे हमने कि देखा मिनीमाटा का जो था और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का जो था, ऐसे ही जो CMS है, ठीक है, माइग्रेटरी स्पीसीज के लिए, या बोन कन्वेंशन, या उसी को बोलो ग्लोबल वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन या कन्फर्मेशन कॉन्फ्रेंस, सारे के सारे यूनेप के अंदर में ही काम करते हैं। क्योंकि यूनेप जो है इन्वायरमेंटल जो यूनाइटेड नेशन का मेंबर है, यूनाइटेड नेशन की एक एजेंसी है, तो ये भी यूनाइटेड नेशन से ही रिलेटेड है। ठीक है, तो द CMS is the only global and the UN based intergovernmental organization established exclusively for the conservation and management of terrestrial, aquatic, avian migratory species throughout their range। मतलब कि CMS ही एक ऐसा एक ऑर्गेनाइजेशन है ग्लोबल लेवल पे जो कि चाहे माइग्रेटरी स्पीसीज हो, चाहे कि एवियन स्पीसीज हो, चाहे एक्वाटिक स्पीसीज हो, चाहे टेरेस्ट्रियल स्पीसीज हो, मतलब चाहे माइग्रेट करके एयर से जाएं, चाहे वाटर से जाएं, चाहे लैंड से जाएं, जैसे भी जाएं, सबके कंजर्वेशन की बात करता है। तो इसमें याद रखने के लिए क्या की पॉइंट है
की पॉइंट ये है याद रखने के लिए कि CMS इज़ वर्क फॉर द माइग्रेटरी बर्ड्स एंड इसी को बोन कन्वेंशन भी बोलते हैं। ये अंडर वर्क करता है यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम के अंदर, ठीक है, और UN बेस्ड इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है ये। और ये जो है चाहे टेरेस्ट्रियल हो, चाहे एक्वाटिक हो, चाहे एवियन माइग्रेटरी स्पीसीज हो, सब पे ये वर्क करता है, ठीक है। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये भी ऑलरेडी पूछा जा चुका है इस पे, ग्लोबल इन्वायरमेंटल फैसिलिटी। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ग्लोबल इन्वायरमेंटल फैसिलिटी पूछा जा चुका है, पूछे जाने का भी चांस है। तो ग्लोबल इन्वायरमेंटल फैसिलिटी क्या है? ग्लोबल इन्वायरमेंटल जो फैसिलिटी है ये इसमें 183 मेंबर हैं टोटल, ठीक है। पार्टनरशिप विद इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन, सिविल सोसाइटी, इसमें सिविल सोसाइटी भी हैं, गवर्नमेंट भी है, ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं, प्राइवेट सेक्टर्स भी हैं, सारे के सारे जो है इसमें मिलकर काम करते हैं। एंड इंडिपेंडेंट ऑपरेटिंग फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन, ये क्या करती है कि अगर पूछे कि यार डिपेंडेंट फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन है या इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन है, तो ये एक इंडिपेंडेंट ऑपरेशनल फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि फंड प्रोवाइड करती है। तो फंड किस किस के लिए प्रोवाइड करती है ये हम देख लेते हैं। ये फंड जो प्रोवाइड करती है ये 5 जो है कि कन्वेंशन या जो है कि जो बना हुआ है कन्वेंशन उसको प्रोवाइड करती है। तो 5 कौन कौन है जिसको ये फंड प्रोवाइड करती है? GEF, ये ऑलरेडी पूछा जा चुका है सवाल, स्टेट PCS में, UP PCS में भी ऑलरेडी पूछा जा चुका है, UPSC में भी ऑलरेडी पूछा जा चुका है कि GEF जो है किसको किसको फंड प्रोवाइड करती है। तो ये फंड प्रोवाइड करती है, पहला है कन्वेंशन ऑन द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, CBD को प्रोवाइड करती है। यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन द क्लाइमेट चेंज, UNFCCC को प्रोवाइड करती है। UN कन्वेंशन ऑन द कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन, UNCCD को प्रोवाइड करती है। स्टॉकहोम कन्वेंशन ऑन परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट, POPs को प्रोवाइड करती है। एंड मिनीमाटा कन्वेंशन ऑन द मर्करी, ठीक है। तो ये इसको हमने देखा था, इन 5 को ये फंड प्रोवाइड करती है, मार्क कर लो, इट इज़ द वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो जो GEF है वर्क विद 18 एजेंसी, 18 एजेंसियों के साथ मिलकर काम करती है। तो कुछ इसमें जो 9 एजेंसियां हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उस एग्जाम में तो पूछेगा नहीं लेकिन देख लेते हैं। एक तो है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, UNEP, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट, वर्ल्ड बैंक, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, एशियन डेवलपमेंट बैंक, इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, US कंजर्वेशन इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ द नेचर, IUCN। तो इन सारे एजेंसियों के साथ मिलके GEF काम करती है और फंड प्रोवाइड करती है किसको? इन 5 को, CBD, UNFCCC, UNCCD, POPs एंड द मर्करी, ठीक है। एरिया क्या होता है? एरिया ऑफ वर्क देखें इनका, तो एरिया होता है बायोडाइवर्सिटी, क्लाइमेट चेंज, इंटरनेशनल वाटर, लैंड डिग्रेडेशन, सस्टेनेबल फॉरेस्ट मैनेजमेंट एंड द रेड एंड द ओजोन डिप्लेशन, ये इनके एरिया ऑफ वर्क होता है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन देख लेते हैं जो ऑलरेडी पूछा गया हुआ है। क्वेश्चन क्या है? विथ रेफरेंस टू द ग्लोबल इन्वायरमेंटल फैसिलिटी विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर द करेक्ट? कौन सा करेक्ट है? पहला बोल रहा है इट सर्व्स एज द फाइनेंशियल मैकेनिज्म फॉर कन्वेंशन ऑन द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एंड यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन द क्लाइमेट चेंज, ठीक है। नेक्स्ट बोल रहा है it undertakes scientific research on environmental issue at the global level. C है it is an agency under the OECD to facilitate the transfer of the technology and fund to underdeveloped countries with a specific aim to protect their environment, ठीक है। तो इसमें हमने देखा था कि ये काम करता है सर्व करता है जो फाइनेंशियल मैकेनिज्म फॉर कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, यूनाइटेड नेशनल फ्रेमवर्क ऑन क्लाइमेट चेंज, ठीक है। अगर यही UNCCD, UNFCCC और मिनीमाटा जो है सब दिया होता तो सारा इसमें 5 दिया होता तो 5 इसमें सही होता। पहला जो है करेक्ट स्टेटमेंट है। नेक्स्ट है जो टॉपिक, इट इज़ द ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ से आप देखो एक पैटर्न में शुरू हो रहा है, मतलब कि जैसे जैसे ओरिजिनेट हुआ फिर उससे क्या बना, फिर उससे क्या क्या निकल के आया। तो इस वजह से इसको सीरीज में पढ़ना ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट देखते हैं हम UNCD ऑन अर्थ समिट और अर्थ समिट 1992 रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील, तीनों एक ही है, चाहे UNCED बोलो, चाहे अर्थ समिट बोलो, चाहे रियो डी जेनेरियो समिट बोलो, तीनों एक ही है। 1992 में सबसे पहले जो हुआ था ब्राज़ील में, रियो डी जेनेरियो में, ठीक है। अर्थ समिट जो 1992 में हुआ था, इट इज़ ऑल्सो नोन एज द यूनाइटेड नेशन
कॉन्फ्रेंस ऑन द इन्वायरमेंटल एंड डेवलपमेंट, इसीलिए इसको UNCED भी बोलते हैं। तो दोनों एक ही है, कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। अर्थ समिट 1992 सक्सीड रेजिंग पब्लिक अवेयरनेस ऑफ द नीड टू इंटीग्रेट इन्वायरमेंटल एंड डेवलपमेंट। यहाँ से इन्वायरमेंटल एंड डेवलपमेंट से पब्लिक अवेयरनेस जो है यहीं से स्टार्ट हुआ था, अर्थ समिट जब हुआ रियो डी जेनेरियो में 1992 में। ठीक है, तो इसमें क्या था कि 190 मेंबर्स निकल के आए। 190 मेंबर ने ये बोला कि 2010 तक वो सिग्निफिकेंटली जो है रिडक्शन करेंगे, बायोडाइवर्सिटी जो लॉसेस हो रहा है उस लॉस को कम करेंगे। तो इनका एम था कि 2010 तक इनको अचीव करना था। ये अर्थ समिट जो हुआ था 1992 में, ये इन्होंने बोला था। और इससे कई सारे लॉ निकल के आए थे, कुछ बाइंडिंग थे, कुछ नहीं बाइंडिंग थे, कोई बाद में चल के काफ़ी अभी तक कंटिन्यू है, उसको हम देखते हैं। ठीक है, एज ए फॉलो अप द वर्ल्ड समिट और सस्टेनेबल डेवलपमेंट रियो +10 वॉज हेल्ड इन 2002 जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका। देखो क्या हुआ था 1992 में जब अर्थ समिट हुआ रियो डी जेनेरियो में, तो 10 साल बाद यानी 2002 में जो है फिर से उसको देखने के लिए कि कैसे प्रोग्रेस है क्या है, और फिर से इवेलुएट करने के लिए फिर से जो समिट हुई, ये समिट फिर कहाँ पे हुई, साउथ अफ्रीका में हुई, जोहान्सबर्ग में 2002 में। 2002 के पहले भी एक समिट हुई थी, 5 साल बाद ही हुई थी, लेकिन वो उसका उतना इम्पोर्टेंस नहीं है, वो थोड़ा सा लॉ वगैरह को मजबूत करने के लिए फिर से बनाने के लिए हुआ था। तो याद रहे कि 1992 में हुआ, फिर 10 साल बाद हुआ, 10 साल बाद हुआ साउथ अफ्रीका में, फिर 10 साल बाद हुआ, 10 साल बाद फिर कहाँ से हुआ, फिर से रियो डी जेनेरियो में ही हुआ, ब्राज़ील में ही हुआ। ठीक है, In 2012, the United Nations Conference on Sustainable Development was held in Rio and also commonly called Rio +20 और Rio Earth Summit 2012। हमने क्या देखा था कि 1992 में पहली बार समिट हुआ। ठीक है, तो उसमें कुछ इन्वायरमेंटल से जो इशू थे उस पर उन्होंने चर्चा किया, और फिर 5 साल बाद उसको रिव्यू किया, जबकि वो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। फिर 10 साल बाद समिट हुआ, कहाँ पे, जोहान्सबर्ग में, साउथ अफ्रीका में। फिर उसके 10 साल बाद यानी 20 साल बाद, 1992 के 20 साल बाद फिर से समिट हुआ, कहाँ पे, रियो डी जेनेरियो में, और यहाँ पे क्या हुआ, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात हुई। ठीक है, तो द इशू टच्ड इंक्लूडेड, जो भी इशू यहाँ पे हुए उठे, क्या क्या इसमें इंक्लूडेड है, पहला है कि चेकिंग प्रोडक्शन ऑफ द टॉक्सिक कंपोनेंट, जो भी टॉक्सिक कंपोनेंट प्रोड्यूस हो रहे हैं उसको चेक करने के लिए, सच एज लेड इन द गैसोलीन और द पॉइजनस वेस्ट इंक्लूडिंग द रेडियो एक्टिव केमिकल्स। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे जब 20 साल बाद हुआ तो इनमें ये उठ के आया कि जो पॉइजनस वगैरह सब कुछ है उनको चेक करने के लिए, एंड अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी टू रिप्लेस द यूज ऑफ फॉसिल फ्यूल। मतलब यहाँ पे चर्चा हुआ कि कोई ऐसा अल्टरनेटिव सोर्स एनर्जी का बनाते हैं जो कि फॉसिल फ्यूल्स है, जो कोयले वगैरह हैं, ऑयल से, नेचुरल गैसेज हैं, उनको रिप्लेस करने के लिए। एंड तो ये था। अब इस पे एक क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं जो पूछ रहा है व्हाट इज द रियो +20। हमने देखा कि रियो +10 क्या था, जब जोहान्सबर्ग में अफ्रीका, साउथ अफ्रीका में समिट हुआ। रियो +20 कब हुआ, जब फिर से जो है कि रियो डी जेनेरियो में फिर से इसका 20 साल बाद समिट हुआ। तो ये है यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। हमने देखा कि 20 साल बाद जो है इस पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे फिर बात हुआ था इसमें, तो पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। द अर्थ समिट रिजल्ट इन द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट। जब अर्थ समिट 1992 में हुआ था तो 3 वहाँ से डॉक्यूमेंट्स निकल के आए थे जो कि नॉन बाइंडिंग थे। तो तीनों जो डॉक्यूमेंट जो नॉन बाइंडिंग हैं और कौन कौन से हैं देखते हैं, उसको बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक तो रियो डिक्लेरेशन हुआ, ठीक है, जिस पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात हुई बाद में चल के, और दूसरा हुआ एजेंडा 21, जो ये भी नॉन बाइंडिंग एक्शन प्लान फॉर यूनाइटेड नेशन विद रिगार्ड टू द सस्टेनेबल डेवलपमेंट। मतलब रियो डिक्लेरेशन हुआ और द एजेंडा 21 दोनों ही सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे बात करते थे, जो भी बाद में चल के हम 20 साल बाद इसको देखें कि जब रियो +20 हुआ तो उसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है वो निकल के आया। एक थर्ड है फॉरेस्ट प्रिंसिपल, नॉन लीगली बाइंडिंग डॉक्यूमेंट ऑन कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑल टाइप्स ऑफ द फॉरेस्ट। ठीक है, तो लैंडमार्क इसमें क्या था, लैंडमार्क ये था कि एन इम्पॉर्टेंट अचीवमेंट ऑफ द समिट। जो भी ये समिट हुए क्लाइमेट चेंज पे, इस पे समिट हुए, तो 2 इसमें एग्रीमेंट निकल के आए। एक तो क्योटो प्रोटोकॉल निकल के आया जो कि ग्रीन हाउस गैसेस से रिलेटेड था, एक पेरिस एग्रीमेंट निकल के आया।
तो हम देख सकते हैं कि जो समिट हुआ था, अर्थ समिट हुआ था, उसी से 3 डॉक्यूमेंट निकल कर आया, रियो डिक्लेरेशन, एजेंडा 21 जो कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे थे, और फॉरेस्ट प्रिंसिपल जो कि फॉरेस्ट कंजर्वेशन से रिलेटेड थे, और जो लैंडमार्क एग्रीमेंट आए थे उसमें एक क्योटो प्रोटोकॉल आया था, पेरिस एग्रीमेंट निकल के आया था, और 2 इम्पॉर्टेंट लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट आया था रियो कन्वेंशन से। वो कौन से हैं? एक तो है कन्वेंशन ऑन द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी और यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द कॉम्पैक्ट डेजर्टिफिकेशन। इसको हम बाद में डिटेल में पढ़ेंगे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स और मेंस के लिए, और ऑलरेडी यहाँ से सवाल पूछा जा चुका है। तो हम थोड़ा डिटेल में देखते हैं एजेंडा 21 क्या है और इसका नाम 21 क्यों है और इसका क्या फंक्शन है। तो पहला एक तो ये है कि एजेंडा 21 इज़ द नॉन बाइंडिंग। पहली बात कि ये नॉन बाइंडिंग है। बाइंडिंग याद रहे कि बस 2 ही है, एक तो CBD है, एक यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन कम्बाइंड डिजर्टिफिकेशन मतलब UNCCD है। दोनों ही, बस 2 ही हैं जो कि बाइंडिंग है और बाकी सारे नॉन बाइंडिंग हैं। ठीक है, तो एजेंडा 21 इज ए नॉन बाइंडिंग एक्शन प्लान फॉर द यूनाइटेड नेशन रिलेटेड टू द सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इट वाज आउटकम ऑफ द अर्थ समिट 1992 में जो हुआ था उसका आउटकम था। नंबर जो है 21 रेफर्स टू द एजेंडा फॉर 21st सेंचुरी। 21 जो है रेफर करता है 21st सेंचुरी को। एंड इट्स एम टू अचीविंग द ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट, और इसका एम था कि ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव करना। सिंस 2015 द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल आर इंक्लूडेड इन द एजेंडा 2030। फिर 2015 में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल रखा गया एजेंडा 2030 में कि 2030 तक जो है इस सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को पाना है। और क्या क्या सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है उसको हम देखेंगे डिटेल में। नेक्स्ट हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं एजेंडा 21 पे, जो ऑलरेडी 2016 में पूछा हुआ है प्रीलिम्स में। क्वेश्चन है with reference to the agenda 21 sometimes seen in the news consider the following statement। पहला है it is the global action plan for the sustainable development। दूसरा है it originated to the world summit or the sustainable development held in Johannesburg 2002। ये इनकरेक्ट है, ये 1992 में ही ये पहला जो अर्थ समिट हुआ था वहीं से निकल के आया था। सेकंड गलत है, फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑप्शन होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट जो टॉपिक है यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू द कॉम्पैक्ट डेजर्टिफिकेशन। जैसे नाम है डेजर्टिफिकेशन, डेजर्टिफिकेशन को रोकना, ऐसे इसका काम भी है डेजर्टिफिकेशन, और ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसको हम डिटेल में देखते हैं। और इस साल डेजर्टिफिकेशन की जो समिट हुई थी वो इंडिया में हुई थी, न्यू दिल्ली में, तो काफ़ी यहाँ से चांस भी है पूछने का। जो पहला पॉइंट है ये है कि द कन्वेंशन स्टेम फॉर डायरेक्ट रिकमेंडेशन ऑफ रियो कॉन्फ्रेंस एजेंडा 21 इन 1994। देखो 1992 में जब एजेंडा 21 निकल के आया, एजेंडा 21 क्या था कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल करे 21st सेंचुरी में। ठीक है, तो इसके अब जो गोल निकल के आया एजेंडा 21, तो उसमें तो कुछ तो कॉन्फ्रेंस होंगे, कन्वेंशंस होंगे, लॉ बनेंगे। तो उसमें एक जो लॉ बन के आया था वो डेजर्टिफिकेशन पे बन के आया। ठीक है, तो 1992 में एजेंडा 21 आया, और एजेंडा 21 के अंदर फिर 1994 में निकल के आया यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू द कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन UNCCD। ठीक है, UNCCD is a convention to combat desertification and mitigate the effect of drought through the national action plan। ठीक है, UNCCD के अंदर में क्या हुआ कि सारे कंट्रियों को ये बोला गया कि कोई अपने यहाँ एक एक्शन प्लान लेके आओ जिसके थ्रू जो वहाँ के लोग हैं, जो रूरल लोग हैं, जो लोकल लोग हैं, उनके हेल्प से डेजर्टिफिकेशन को कम करने के लिए बात किया गया। ठीक है, तो ये है। और फिर है नेशनल एक्शन प्लान NAP इनकॉर्पोरेट लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजिक सपोर्टेड बाय इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन, और इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन से NAP को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट मिला। इट इज़ द ओनली इंटरनेशनली लीगली बाइंडिंग फ्रेमवर्क। याद रहे कि एजेंडा 21 क्या था, एजेंडा 21 वाज नॉट ए लीगली बाइंडिंग, वो लीगली बाइंडिंग नहीं था। लेकिन उसके अंदर फिर जब यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन निकल कर आया UNCCD 1994 में, तो ये लीगली बाइंडिंग है। ठीक है, ये लीगली बाइंडिंग है, याद रहे। It was adopted in the Paris, France in 1994 and entered into the force in the 1996। अडॉप्ट किया गया था 1994 में और फोर्स में आया था 1996 में। ठीक है, और 2006 को माना जाता है कि इंटरनेशनल ईयर ऑफ डेजर्ट एंड डेजर्टिफिकेशन। अगर पूछे कि कौन से ईयर को इंटरनेशनल ईयर ऑफ डेजर्ट एंड डेजर्टिफिकेशन माना जाता है, तो 2006 was declared as the International Year of Desert and the Desertification। The UN Convention to Combat Desertification has established a committee on the science and technology
ठीक है। डेजर्टिफिकेशन एंड मिटिगेटिंग एफर्ट ऑफ द ड्राउट, इन्होंने एक कमेटी बनाई साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे, जो है कॉम्बैट करता है, हेल्प करता है कॉम्बैटिंग में डेजर्टिफिकेशन और ड्राउट को, ठीक है। तो इस पे हम एक क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं डेजर्टिफिकेशन पे। क्वेश्चन है, व्हाट आर द इम्पोर्टेंस ऑफ द यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू द कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन। इसका क्या इम्पोर्टेंस है? पहला है स्टेटमेंट, इट एम्स टू प्रमोट इफेक्टिव एक्शन थ्रू द इनोवेटिव नेशन प्रोग्राम एंड सपोर्टिव इंटरनेशनल पार्टनरशिप, ठीक है। तो ये पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। सेकंड बोला, इट इज़ द स्पेशल पर्टिकुलर फोकस ऑन द साउथ एशिया एंड नॉर्थ रीजन, यहीं से ही गलत हो जाता है। इसका सिर्फ साउथ एशिया और नॉर्थ रीजन में, अफ्रीका में फोकस क्यों होगा? ये इसका फोकस हर जो है ग्लोबली है, जहाँ भी डेजर्टिफिकेशन हो रहा है वहाँ पे। सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। थर्ड है, इट इज़ कमिटेड टू बॉटम अप अप्रोच इनकरेजिंग द पार्टिसिपेशन ऑफ द लोकल पीपल इन द कम्बैक्टिंग द डेजर्टिफिकेशन। थर्ड स्टेटमेंट भी करेक्ट है। ऑप्शन करेक्ट होगा ऑप्शन सी, पहला एंड तीसरा। फिर हमने देखा कि मैं बताई थी कि Rio+5 होता है 1992 में, और इसका मेन यही मतलब रहता है कि यूएन जनरल असेंबली के लोग इसमें एक स्पेशल सेशन रखते हैं एजेंडा 21 के अंदर में, है ना। और द असेंबली रिकॉग्नाइज प्रोग्रेस एज अनइवन एंड अनआइडेंटिफाइड की ट्रेंड्स इंक्लूडिंग द इंक्रीजिंग ग्लोबलाइजेशन, वाइडनिंग इनइक्वालिटीज इन इनकम एंड द कंटिन्यूड डिटोरेशन ऑफ द ग्लोबल इन्वायरमेंटल। तो इसमें कुछ पॉलिसी को स्ट्रेंथन करने के लिए Rio+5 को 1997 में एजेंडा 21 के अंदर में रखा हुआ था। रियो जो +10 था, हमने ऑलरेडी देखा कि 2002 में, और समिट जो हुआ था वो कहाँ पे हुआ था? जोहान्सबर्ग में, साउथ अफ्रीका में 2002 में। और इस पर जो बात हुई थी वर्ल्ड समिट और सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी इसको बोलते हैं, ठीक है। Rio+10 जो यूएन का कमिटमेंट था टू एजेंडा 21 अलॉन्ग साइड द मिलेनियम डेवलपमेंट गोल, और मिलेनियम डेवलपमेंट गोल आया था, और बाद में चल के मिलेनियम डेवलपमेंट गोल को चेंज करके सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में चेंज कर दिए हुए थे, ठीक है। Rio+20 हमने देख लिया। Rio+20 और यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इसको भी बोलते हैं, ठीक है। तो Rio+20 वाज 20 ईयर फॉलो, मतलब 1992 में हुआ था, और 20 साल जब सबमिट हुआ फिर से रियो में, ब्राज़ील में, तो इसको Rio+20 बोलते हैं। होस्टेड बाय ब्राज़ील इन द रियो डी जेनेरियो इन 2012, और इट रिफॉर्म द कमिटमेंट टू द एजेंडा 21, और ये एजेंडा 21 के जो कमिटमेंट थे उसको फिर से रिफॉर्म किया था, और यहाँ पे इंटेंसली जो है जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे मेजर फोकस किया हुआ था 2012 में। हमने देखा कि जो रियो डी जेनेरियो जो अर्थ समिट हुआ था, उसके बाद 3 समिट कौन कौन से हुए थे? एक तो अर्थ समिट 1992 में हुआ था, जिसको रियो डी जेनेरियो समिट भी बोलते हैं, अर्थ समिट बोलते हैं, और इसी को बोलते हैं यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन इन्वायरमेंटल एंड डेवलपमेंट, UNCED। जब 10 साल बाद समिट हुआ था जोहान्सबर्ग में, तो इसको बोलते हैं वर्ल्ड समिट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, WSSD, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तीनों में क्या डिफरेंस है ये याद रखना है। थर्ड जो अर्थ समिट हुआ था 2012 में, उसको बोलते हैं यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, UNCSD। तो तीनों को क्या बोलते हैं? UNCED, WSSD और UNCSD। तो ये याद रखना काफ़ी ज़रूरी है, ठीक है। तो ये फर्स्ट लेक्चर था जिसमें हमने कुछ जो कॉन्फ्रेंसेस हुए थे उसको हमने कवर किया। सेकंड लेक्चर में कुछ कवर करेंगे, और थर्ड में हम ऑल पूरा कवर कर लेंगे, क्योंकि ये जो चैप्टर है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और बहुत केयरफुली समझना इसको ज़रूरी है कि किसके बाद क्या हुआ था, किसको क्या बोलते हैं, और कौन कौन से लॉ निकल के आए थे, कौन से बाइंडिंग है, कौन से नॉन बाइंडिंग है, कौन से लॉ किस पे काम करते हैं। तो ये पूछता भी है हर साल एग्ज़ाम में, तो इसलिए हम इसको थोड़ा सा धीरे स्लो जो है कंप्लीट करेंगे।